पार्टी भी उसकी चिंता करती है और उसकी चिंता कहां तक करती है। हमने देखा एक चाय वाले को बीजेपी ने प्रधानमंत्री बना दिया देश का, तो ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है, बाकी किसी पार्टी में संभव नहीं है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को हम देखते थे तो वो एक मामूली शिक्षक के बेटे थे, वो मामूली शिक्षक के बेटे को बीजेपी ने अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है, बाकी दूसरी पार्टियों में ऐसा होना संभव नहीं है। और संजय जी, आप भी ऐसे कई नामों को, ऐसे विधायकों, सांसदों को जानते होंगे, मंत्रियों को जानते होंगे, जिन्होंने आपकी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दरियां बिछाई हैं मीटिंग के दरमियान, और आज वो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। जी देखिए, ऐसे एक नहीं है, ऐसे हजारों कार्यकर्ता, हजारों नेता मिल जाएंगे हमको जिन्होंने पार्टी में बिल्कुल छोटे निचले स्तर पे काम किया था, लेकिन वो आज बड़े बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। विप्लव देव एक सहायक के रूप में काम किया करते थे कभी, बाद में बीजेपी ने उनको सीधे सीधे त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बना दिया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बाद में बीजेपी ने उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया, उसके बाद में बीजेपी ने सीधे उनको राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी बड़े छोटे लेवल से काम शुरू किया था उन्होंने, अभी भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप के बतौर काम कर रहे थे, और साथ ही साथ बिहार में एक मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कोई सोच नहीं सकता था कि नितिन नवीन का नाम आ जाएगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय बना दिया जिसका नाम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये सिर्फ बीजेपी में संभव है, बाकी किसी पार्टी में संभव नहीं हो सकती ऐसी चीजें। और संजय जी, बिल्कुल शानदार चुनाव जीतने के बाद आप 5-6 राज्यों का अगर पिछला मैं आपसे जिक्र करूं, ये कयास लगाए जा रहे थे, हम टेलीविजन पर नाम चला रहे थे, लोग कयास लगा रहे थे, बाकायदा ग्राफिक्स चल रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है। अब फिलहाल 2 नाम रेस में बहुत आगे हैं, लेकिन बीजेपी इन तमाम राज्यों में एक ऐसे नाम को लेकर सामने आई जो नाम सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में दूर दूर तक कहीं नहीं थे, और उनको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए, ये ट्रेंड सिर्फ बीजेपी में चल रहा है। बीजेपी में अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि जिसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता। हमने देखा मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, दिल्ली में रेखा गुप्ता, गुजरात में हमने देखा था भूपेंद्र पटेल। ये ऐसे नाम थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, जिसको कि लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उत्तराखंड में हमने देखा पुष्कर धामी चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने उनको सीएम बना दिया। तो ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी थी, देवेंद्र फडणवीस को बिल्कुल ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री इस बार वही बनने वाले हैं, और मुझे याद है मैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में राजभवन के अंदर ही था। बाकायदा कुर्सी एक लगी थी, उसके बाद दूसरी कुर्सी लगाई गई और नाम शिंदे का जो है वो ले लिया गया बतौर मुख्यमंत्री। ये भी बड़ा सरप्राइजिंग था, और वो नाराज भी रहे थे इस दरमियान। देखिए, एकनाथ शिंदे को पहले दिन से पता था कि बीजेपी उनको सीएम बनाने नहीं जा रही। उन्होंने इस बात की नाराजगी भी दिखाई थी, लेकिन बीजेपी के पास पहली बार इतना बड़ी संख्या में मैंडेट मिला था बीजेपी को, भारी संख्या में सीटें बीजेपी को मिली थी, और बीजेपी ये मौका खोना नहीं चाहती थी। बीजेपी ये मौका हासिल करना चाहती थी। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, पहली बार बीजेपी ने अपना सीएम बनाया देवेंद्र फडणवीस को, और इस बार एकनाथ शिंदे को मनाया, समझाया कि आपके बिना भी सरकार बन सकती, चल सकती है, लेकिन आप भी साथ में रहोगे तो गठबंधन धर्म मजबूत रहेगा। गठबंधन के धर्म के साथ में बीजेपी काम करना चाहती है। आप एनडीए के साथ में रहिए, आप शिवसेना के रूप में रहिए। तो उसके बाद में एकनाथ शिंदे माने, लेकिन आज भी उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के बनी हुई है कि मुख्यमंत्री के बतौर उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन बीजेपी ने उनको इस बार डिप्टी सीएम बनाया। सीएम की जगह डिप्टी सीएम बनना आज भी एकनाथ शिंदे को स्वीकार्य नहीं है। हालांकि बने हुए जरूर है, लेकिन नाराजगी अभी भी बरकरार। संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, और ये भी समझना होगा बीजेपी जिस अनुशासन के साथ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आप टिकट दीजिए ना दीजिए, आप उससे जब भी सवाल पूछेंगे तो ये कहेगा कि पार्टी, जितना भी बड़ा नेता मैंने देखा, आप पूछिए कि आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये साफ तौर पर ये कहते हैं कि पार्टी जो भी आदेश देगी मुझे स्वीकार होगा, और अगर उसके बाद उन्हें टिकट ना भी दिया जाए तो वो लगकर प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, और पार्टी के हित में जो है वो एक अनुशासनात्मक कार्यकर्ता के रूप में जुटे रहते हैं। ये सबसे बड़ी मजबूती मुझे लग रहा है बीजेपी की है, जो बीजेपी आज देश के अंदर इतनी बड़ी पार्टी, विश्व के अंदर इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये अनुशासन जो है। संजय जी,
देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी, बीजेपी को अगर आप पूरी उसकी ताकत देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी पूरी शक्ति जो है वो संगठन बेस्ड है। यानी कि बीजेपी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करती है कि अगर कोई भी पार्टी अगर चुनाव जीतने की शुरुआत करेगी तो वो नेता के नाम से करेगी, लेकिन बीजेपी की शुरुआत होती है उसके मतदान बूथ से, पोलिंग बूथ से उसकी शुरुआत होती है। जिसका बूथ सबसे मजबूत, अपना बूथ सबसे मजबूत, ये बीजेपी का स्लोगन होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बूथ के वर्कर्स को संबोधित करते हैं। उसके बाद में फिर बारी आती है पन्ना प्रमुखों की, यानी कि हर पन्ना प्रमुख के पास में 100 नाम होते हैं, जिस पर कि हर व्यक्ति जिम्मेदारी से जाता है, उन 100 नामों को ट्रेस करता है और 100 नामों की जिम्मेदारी लेता है उनके वोट डलवाने की। बीजेपी की शुरुआत वहां से होती है, वहां से वो अपने वर्कर को तैयार करती है, खड़ा करती है, वहां से फिर उसको लेकर के आती है मंडल में, मंडल से लेकर के आती है जिले में, जिले से लेकर के आती है प्रदेश में, प्रदेश से फिर राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के आती है। तो ये बीजेपी के इतने सारे जो मुकाम हैं, जो इन सारे मुकामों को पार कर पाता है, वो फिर बीजेपी में एस्टेब्लिश हो पाता है। तो इसके लिए कार्यकर्ता को निचले लेवल से शुरुआत करनी पड़ती है, कई सारे वर्गों से उसको शुरुआत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो इस पद तक पहुंच पाता है। और संजय जी, कई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र ऐसे रहे हैं जिन्होंने अखिल भारतीय एबीवीपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आज इसी पार्टी में बहुत शीर्ष पर बैठे हुए हैं। वो तमाम नेता जिन्होंने संघर्ष किया वो बहुत शीर्ष पर बैठे हुए हैं, वो तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया वो बहुत शीर्ष पर इस पार्टी में बैठे हुए हैं। देखिए, किसी और नेता की हम बात क्यों करेंगे, हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करेंगे तो वो एबीवीपी से आए हुए थे। और खाली अमित शाह नहीं, कई सारे नेता ऐसे हैं जो कि एबीवीपी से निकल करके आए। इसके अलावा कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा से निकल के आए, जो बीजेपी की युवा इकाई है। चाहे हम केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, वो युवा मोर्चा से निकल करके आए। जेपी नड्डा पहले एबीवीपी के अध्यक्ष थे, एबीवीपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, वहां पर एबीवीपी में पैनल लड़ाते थे। उसके बाद में हम अनुराग ठाकुर, कई सारे ऐसे नेता, चाहे अब जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं, चाहे अमित शाह की बात करें, कई सारे ऐसे नेता जो कि यूपी से निकल करके वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो ये जो मुकाम हासिल किया उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत करी। और सिर्फ वही नहीं, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चाहे और अन्य नेताओं की बात करें, स्टेटों में भी अगर हम बात करें तो वहां भी लीडरशिप बीजेपी की छात्र नेताओं से निकल करके ऊपर तक पहुंची। संजय जी, मैं इस लिस्ट पर लगातार अपनी नज़र जो है वो दौड़ा रहा था। इस लिस्ट में तमाम नाम हैं, जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जातिगत समीकरण बीजेपी ने कैसे इस लिस्ट के जरिए साधने की कोशिश की है, इसका भी आपने जिक्र किया। लेकिन क्षेत्रगत समीकरणों की मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा, आंध्रा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी कि इन तमाम राज्यों से पिरोकर बीजेपी ने संगठन की एक ऐसी माला बनाई है जो माला आने वाले वक्त में बीजेपी को इस देश में और मजबूत करने वाली है, खासतौर पर संगठन के मामले में। इस क्षेत्रीय समीकरण को थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप समझाएं। देखिए, बीजेपी ने क्षेत्रीय संगठन को, क्षेत्रीय समीकरण को भरपूर तरह से साधने की कोशिश की है। हमने राजस्थान से देखा तो राजस्थान से बीजेपी ने वसुंधरा राजे को लिस्ट में तरजीह दी है। उसके बाद में सतीश पुनिया को तरजीह दी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आदिवासी चेहरा गजेंद्र पटेल को साधा है, उनको ट्राइबल चेहरे को उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव बना करके साधने की कोशिश की है। इसके अलावा कविता पाटीदार महिला चेहरा, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया बीजेपी ने। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां से विनोद तावड़े को लाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, पहले भी राष्ट्रीय महासचिव थे। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी से हरीश द्विवेदी को लाया गया है। इसके अलावा सुनील बंसल को हालांकि कुछ लोग यूपी का मानते हैं, कुछ लोग राजस्थान का मानते हैं, लेकिन उनको दिल्ली से जगह दी गई है। ये अपने आप में सरप्राइज बात है। जी बोलेगा सर, बोलेगा। जी हाँ, राजस्थान के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में काम किया है, और लेकिन उनका जब लिस्ट पे आया तो उनके नाम के आगे दिल्ली लिखा हुआ है। इसके अलावा विप्लव देव की बात करें तो त्रिपुरा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो चेहरा होंगे वो विप्लव देव होंगे संगठन में बीजेपी के। इसके अलावा स्मृति ईरानी को भी यूपी से लाया गया, यानी जो आप देखेंगे तो यूपी अभी भी भारी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश भारी पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल, ये तीन बड़े नेता, तीन जनरल सेक्रेटरी बीजेपी की नई लिस्ट में शामिल है।
यानी कि संजय जी, कहा जा सकता है कि आगामी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, इन राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में कैसे संगठन के बड़े नेताओं को जोड़ा जाए, संगठन के बड़े नेताओं को संगठन में बड़ी जगह दी जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरे तो किसी भी तरीके का विपक्ष को मौका ना मिल पाए भागने का, बचने का। देखिए, विपक्ष पर हमलावर रहती है बीजेपी अपने काम के दम पे जाती है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जाती है। और ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है कि अपने काम पर, अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति पर बीजेपी भरोसा करती है और वही बीजेपी की चुनाव में नैया को पार लगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा जरूर होते हैं, लेकिन पूरी की पूरी ताकत जोगता है वो बीजेपी का कार्यकर्ता। आम कार्यकर्ता बीजेपी की ताकत बनता है। तो बीजेपी का जो पूरा भरोसा होता है अपने कार्यकर्ता पर होता है, अपने संगठन पर होता है और संगठन की शक्ति के अनुसार वो अपना काम करते हैं, उसी के ताकत पर वो चुनाव भी जीतते हैं। संजय जी, एक सवाल में विपक्ष का लगातार हम और आप जिक्र अब शुरू हो चुका है, तो विपक्ष के नेता जो कयास लगाते होंगे कि बीजेपी के संगठन में किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती होगी, लेकिन उन कयासों से बहुत तर ये लिस्ट विपक्ष के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगी। देखिए, विपक्ष को अभी भी इस लिस्ट से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वो जो ये जानते हैं कि अभी फिलहाल उनकी जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से। उनको ये भी पता है कि बीजेपी में असली ताकत कहाँ है। तो ये लिस्ट जरूर है, लेकिन ये सारी की सारी जो लिस्ट है, लिस्ट के सारे नाम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में ही काम करना होगा उनको। तो उनके लिए लिस्ट के नाम कोई ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये जरूर जानते हैं कि उनकी लड़ाई किससे होनी है। उनकी सीधी सीधी लड़ाई होनी है मोदी और अमित शाह से। तो उनको ये बात भी पता है कि इतने चुनाव में लड़ाई सीधी सीधी अमित शाह और मोदी से हो रही है, आगे भी लड़ाई उन्हीं से होगी। और पार्टी के चेहरे पर जब किसी भी चुनाव में पूछिए सवाल कि किसके चेहरे पर लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेगा, कमल के निशान का नाम लेगा और इसके अलावा कोई तीसरा नाम नहीं आता। और ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। सर, मैं अनिल बलूनी के जो इतिहास है, उनका राजनीतिक सफर है, उसके बारे में अपने दर्शकों को लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अनिल बलूनी की जिम्मेदारी जो है वो रिपीट की गई है। इस लिस्ट में आपको कितने नाम ऐसे नजर आ रहे हैं जिनकी जिम्मेदारियां या तो रिपीट की गई हैं या तो बदल कर उनको दूसरी जिम्मेदारियां दी गई हैं, बलूनी के अलावा? देखिए, अनिल बलूनी को रिपीट किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार पिछले लगभग 10 से 12 साल से वो बीजेपी की मीडिया सेल में काम कर रहे हैं, मीडिया कन्वीनर के रूप में काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। तो लंबा समय हो चुका था अनिल बलूनी को। इस बार वो इंतजार कर रहे थे कि मोदी सरकार में उनको जगह मिलेगी, लेकिन फिर से उनको बीजेपी की नई टीम में भी उनको मीडिया की जिम्मेदारी दी गई। तो इसका मतलब है कि फिर से अनिल बलूनी मोदी सरकार में आने से वंचित रह गए अनिल बलूनी। लेकिन इसके अलावा विनोद तावड़े, सुनील बंसल, तरुण चुग, ये ऐसे नाम है जो कि पिछली टीम में भी मौजूद थे, इस टीम में भी मौजूद रहेंगे। संबित पात्रा, नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी उनके पास पिछले कार्यकाल में भी थी। जब हमने कार्यकाल देखा था जेपी नड्डा का, उसमें भी ये थे। तो ये इस कार्यकाल में भी उनके पास जिम्मेदारी रहेगी। महेंद्र पांडे बीजेपी के ऑफिस इंचार्ज पहले भी थे, अभी भी बने रहेंगे। इसके अलावा एक नया नाम है, हम आपको जिक्र करना भूल गए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया। ये काफी सरप्राइज नाम है। हालांकि कई लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या पीयूष गोयल मंत्री पद छोड़ करके, मंत्री पद से क्या उनको संगठन में लाया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी पीयूष गोयल ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि पुराने नाम कौन कौन से थे। तो हम आपको बताते हैं, बीएल संतोष जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, पिछली सूची में भी थे, इस सूची में भी उनका नाम है। बीजेपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी 2 नाम थे पिछली बार भी, शिव प्रकाश और सौदान सिंह, इस लिस्ट में भी उनके दोनों के नाम है। तो ये दोनों के दोनों ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी इस सूची में भी बने रहेंगे। वसुंधरा राजे पिछली बार भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, इस बार भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। विजेंद्र जय पांडा, ये पिछली सूची में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, इस सूची में भी उनका नाम मौजूद है, ये भी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा रेखा वर्मा, इनका भी नाम था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में, वो भी उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। ये सारे के सारे वो नाम है कि जो कि पिछली सूची में शामिल थे। लाल सिंह आर्य जो कि पिछली सूची में एससी मोर्चा के अध्यक्ष थे, इस बार उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया। तो ये वो नाम थे कि जो पिछली सूची में भी थे और इस सूची में भी उनका नाम शामिल है।
और ये बहुत महत्वपूर्ण है संजय जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिन समीकरणों को बीजेपी ने साधा है, क्षेत्रीय हो, जातिगत हो, आने वाले विधानसभा चुनावों का मैं आपसे लगातार जिक्र कर रहा हूं, यानी कि कुल मिलाकर ये बीजेपी की संगठन की नई लिस्ट, इसको एक शब्द में मैं अगर परफेक्ट कहूं तो शायद मैं गलत नहीं हूं। देखिए, बीजेपी ने इस सूची को बनाने के लिए काफी लंबी मशक्कत की, काफी मेहनत की है। कई स्तरों पर इसको क्रॉस चेक हुआ, कई स्तरों पर इसको बार बार रिव्यू किया गया। आरएसएस से परमिशन ली गई, कभी कहीं से कंसल्ट ली गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार कंसल्ट ली गई, तब जाकर के लिस्ट रिलीज की। इस लिस्ट को बनने में 7 महीने लगे। आप समझ सकते हैं 7-8 महीने का दौर क्या होता। दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे नितिन नवीन। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का नाम उनका तय हो चुका था। जनवरी में उनकी ताजपोशी कर दी गई थी और ये साल का 8वां महीना चल रहा है, यानी कि लगभग 9 महीने का समय। 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, 9 महीने के बाद में बच्चा जन्म ले लेता है। तो पूरे के पूरे 9 महीने लगा दी बीजेपी ने इस नई लिस्ट को तैयार करने। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप याद करिए, नितिन नवीन का जब दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में स्वागत हो रहा था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए कुर्सी छोड़ी थी, उनको कुर्सी पर बाकायदा बिठाया था। जब मंच पर वो पहुंचे थे तो अपने गले में पहनाई जाने वाली माला नितिन नवीन के गले में पहना दी थी। और एक सामान्य से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान अगर आप संगठन के स्तर पर देते हैं, पार्टी के स्तर पर देते हैं, तो संजय जी ये बहुत बड़ा मैसेज सिर्फ उस कार्यकर्ता के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज इस पूरे देश के लिए है, आपके छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए है जो जी जान से आपकी पार्टी के साथ लगा हुआ है और आपके संगठन को मजबूत करने के लिए वो दिन रात एक कर रहा है। देखिए, नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तब उनका कद काफी बड़ा नहीं था पार्टी में। वो काफी छोटे लेवल पर काम कर रहे थे पार्टी में, संगठन में काम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के बतौर काम कर रहे थे। लेकिन पार्टी में उनका दर्जा बहुत बड़ा नहीं था। कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, बनेंगे या उनके अंडर में किस तरह से काम किया जाएगा। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जिम्मेदारी ली। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच से कहा कि ये मेरे अध्यक्ष हैं, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जो सम्मान दिया, यानी कि बीजेपी के सभी नेताओं को उनको सम्मान देना होगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित कराई कि ये मेरे अध्यक्ष हैं। तो इसके बाद में फिर उनको कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया, बीजेपी ने उनको स्वीकार किया, क्योंकि उनको कद काफी छोटा था। इसके अलावा उनकी आयु भी कम थी। कम आयु में इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद ये इस बात की समस्या सभी को सता रही थी कि किस तरीके से नितिन नवीन के अंडर में सारे नेता एक साथ काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस गुत्थी को, इस समस्या को सुलझा करके रखा। और संजय जी, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में अजित मडूला जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजित जी, ये बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नई लिस्ट, कई ऐसे नाम हैं जो सरप्राइजिंग हैं, कई ऐसे नाम हैं जिनका इस लिस्ट में होना तय था, और संजय जी कई ऐसे नाम हैं जिनका इस लिस्ट में होने का मतलब ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में किए गए काम को तवज्जो देती है, जिसका नतीजा ये लिस्ट है। कैसे आप इस लिस्ट को देखते हैं, समझाइएगा। जो मैंने अभी तक लिस्ट का इसका आकलन करा, इस लिस्ट में मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कोई चौंकाने वाली बात तो नहीं हुई। लगभग जो पार्टी में सक्रिय थे, संगठन से थे, लेकिन इसमें एक जो आए हैं दो, एक तो ए के एंथनी के जो बेटे हैं उनको सचिव बनाया गया है, और एक जो पाठक हैं जो आम आदमी पार्टी से आए हैं उनको भी पार्टी में पद दिया गया। मतलब बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि जो दूसरे दलों से नेता हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको संगठन में भी जगह देते हैं और सरकार में भी जगह देते हैं। तो अब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जहाँ तक उपाध्यक्ष की बात है तो उसमें देखिए वसुंधरा राजे पहले भी उपाध्यक्ष थी, अब भी उपाध्यक्ष हैं। कुछ जो प्रदेशों के जो पुराने अनुभवी नेता हैं उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। उपाध्यक्ष बहुत इम्पोर्टेंट पद नहीं माना जाता बीजेपी संगठन में। बीजेपी संगठन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है वो महामंत्री का पद होता है। महामंत्री में एक तरीके से पार्टी के पुराने अनुभवी नेताओं को लाए हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से उनको कह सकते हैं 50 और 60 के बीच के हैं। मतलब उनको न तो वो अभी सीनियरिटी में है ना जूनियरिटी, मतलब बीच मतलब ठीक एज है जो मानी जाती है, यंग मानी जाएगी उनको। तो उसमें उन्होंने जैसे सतीश पूनिया को राजस्थान से मौका दिया है, द्विवेदी जी को दिया है, भाटिया जी को दिया है, स्मृति ईरानी आई हैं,
तो स्मृति ईरानी को संगठन में लिया है, क्योंकि पहले वो केंद्र में मंत्री और रही हैं पिछले कार्यकाल में मोदी जी के। इस बार वो चुनाव हार गई, तो उनको संगठन में जगह देके उनको एक सम्मान दिया गया है। तो उपाध्यक्ष पद में जैसे सरोज पांडे होती थी, उनको हटा दिया गया है पहले। और जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ, BL संतोष बने हुए हैं। क्या कहते हैं, जो असली जो बड़ा पद होता है पार्टी में, मतलब अध्यक्ष के बाद जो दूसरे नंबर का बड़ा पद होता है, वो BL संतोष अपना राष्ट्रीय महामंत्री अभी चलने दो ना, नेशनल से बने हुए हैं। उसके अलावा शिव प्रकाश सौदान सिंह, विनोद तावड़े बने हुए हैं, सुनील बंसल बने हुए हैं। इसमें एक जो 2 नाम, राधा मोहन अग्रवाल जो राजस्थान के प्रभारी थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। जो दूसरा एक अहम नाम है दुष्यंत गौतम। दुष्यंत गौतम जो उत्तराखंड में एक बड़ा भारी आंदोलन छिड़ा था अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, जो तमाम तरह के आरोप बीजेपी के नेताओं पे लगे थे। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करा था अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कि एक VIP को बचा रही है बीजेपी, और तमाम तरह के आरोप बीजेपी पे लगे थे। बड़ा बीजेपी के लिए एक बड़ी जो कहते हैं शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। हालांकि वो तो जांच का विषय है, कितना सही है कितना गलत है, लेकिन एक बवाल मच गया था बीजेपी के अंदर। तो दुष्यंत गौतम को भी ड्रॉप कर दिया गया है। राधा मोहन अग्रवाल के पास राजस्थान की प्रभारी थी, दुष्यंत गौतम के पास उत्तराखंड की थी। अब ये देखना पड़ेगा कि अगला जो इसके बाद अगला कदम ये होता है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसमें उसी पे अब नज़र रहेगी कि कौन किसको क्या रहता है। जैसे सतीश पूनिया अभी तो हरियाणा के प्रभारी हैं, क्या हरियाणा के प्रभारी बने रहेंगे, कोई दूसरा दिया जाएगा। अब राजस्थान को हटाया गया है राधा मोहन अग्रवाल को, तो उनकी जगह किसको दिया जाएगा। उत्तराखंड का नया प्रभारी कौन बनेगा। बाकी जो टीम है, ये कह सकते हैं कि लगभग पार्टी के अनुभवी जो नेता पहले कहीं सरकार में थे, अब उनको संगठन में जगह दे दी गई है। मतलब ऐसे कोई नहीं कि एकदम से नए फ्रेश चेहरे लाके। वही अजीत जी, मैं आपसे अगला सवाल भी पूछने वाला था। इस पूरी लिस्ट को आपने बहुत ध्यान से देखा समझा पढ़ा होगा। इस लिस्ट में कोई ऐसा सरप्राइजिंग नाम, क्योंकि सरकार में सरप्राइजिंग नामों की बहुत लंबी फहरिस्त है, संगठन में कोई ऐसा सरप्राइजिंग नाम आपको लग रहा है? नहीं, इसमें देखिए ना, नाम आपको नहीं महामंत्री में तो कोई सरप्राइजिंग नहीं। देखिए संजय हरीश द्विवेदी को उत्तर प्रदेश से यहाँ ले आए हैं। उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को मौका मिला है, स्मृति ईरानी को और हरीश द्विवेदी को। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश से किसी को, मतलब कहना क्या मतलब कि राष्ट्रीय महामंत्री जो इम्पोर्टेंट वो है, उसमें यूपी से 2 जनों को दिया गया है मौका, है ना। और हरियाणा राजस्थान से 1 को मौका दिया गया। हरीश द्विवेदी ब्राह्मण फेस सामने लाए यूपी से, लेकिन यूपी के ही थे। राधा मोहन अग्रवाल वैश्य समाज से आते हैं, उनको वो हटा दिया। संजय भाटिया हरियाणा के पुराने नेता हैं, अभी उनको MP राज्यसभा में, तो कहने का मतलब उनको टिकट, उनका पहले लोकसभा में रहे थे तो। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर संदीप पाठक जो कि आम आदमी पार्टी से आए थे, या ये क्या कहते हैं AK एंथनी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, और क्या कहते हैं पार्टी के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं। उनके बेटे ने, अनिल एंथनी ने पार्टी छोड़ दी थी पिछले चुनाव में, तो उनको पार्टी ने संगठन में मौका दिया है। तो ये यूथ है, इनको कह सकते हैं राष्ट्रीय महामंत्री पद पर इन्होंने कुछ लोगों को इसमें मौका दिया है। तो अब ये किसको क्या प्रभारी, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस संगठन के साथ बीजेपी आने वाले तमाम चुनाव में उतरेगी, उसके नतीजे ये तय कर देंगे कि इस संगठन में जिस सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी ने किया है वो बीजेपी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हुई है। फिलहाल संजय जी और अजीत जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। यहां पर वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।